जेजेपी ने बिल्कुल क्लियर कट अपना स्टैंड रखा है। जेजेपी ने कहा कि चूक हुई है, गलती हुई है, इस चीज को वो स्वीकार कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सुरेंद्र जैन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री हैं वीएचपी के, वो जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जैन जी, इस पूरे घटना के लिए आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार है तुष्टीकरण की राजनीति, जिन्होंने इनकी इतनी हिम्मत बढ़ा दी। जिम्मेदार है इनकी जेहादी मानसिकता, जो वहां पर किसी भी तरह से ना हिंदू का रहना स्वीकार कर सकते, ना हिंदू का जाना स्वीकार कर सकते। मुझे ध्यान में आता है 4 महीने पहले एक कांग्रेस के एमएलए मामन खां ने असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा था, अब घुसकर तो दिखाओ। कुछ दिन पहले ही एक और मुस्लिम नेता आफ्ताब ने कहा था कि अगर पुलिस वाले तुम्हारे गांव में आते हैं, उनकी चिंदी चिंदी कर दीजिए, उनके टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसीलिए हिम्मत इतनी बढ़ गई कि इस प्रकार का दुष्परिणाम सामने आया। मासूम बच्चों को, औरतों को किस प्रकार से इन्होंने निशाने पर लिया। संपूर्ण यात्रियों को गोलियों से भून देने की और जिंदा जला देने की इंतजाम और व्यवस्था इन लोगों ने की हुई थी। मेवात को हिंदुओं का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है, मिनी पाकिस्तान क्यों कहा जाता है, ये उस दिन वहां पर साफ दिखाई दे रहा। सुरेंद्र जैन जी, हम सब तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तालिबान में तो नहीं रह रहे हैं। हम सब तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं ना सुरेंद्र जी, तालिबान में तो नहीं रह रहे हैं। तो किसी भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी होती है? हम किससे उम्मीद करेंगे? सरकार से ही करेंगे? निश्चित तौर पर सरकार से ही करेंगे, राज्य सरकार, निश्चित तौर पर। और अगर इसलिए राज्य सरकार किसी यात्रा में सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? आपने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का बयान सुना होगा। वो कह रहे आयोजकों ने पूरी जानकारी प्रशासन को नहीं दी, यानी कि विश्व हिंदू परिषद भी इसके लिए जिम्मेदार है उनके मुताबिक। तो आपने जानकारी छिपाई कि कितने लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है उप मुख्यमंत्री के पास इतना समय तो होगा कि वो गृह मंत्री से बात कर ले। इतना समय तो निकालना चाहिए कि वहां के एसएसपी से, वहां के डीजीपी से बात कर ले। 15 दिन से प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क में थे। लिखकर उनको सारा कार्यक्रम दिया गया था, उनको रूट लिखकर दिया गया था और वहां के एसएसपी मेरे साथ स्वयं उस यात्रा के प्रारंभ होने से पहले नल्हड़ महादेव के मंदिर में आधे घंटे बैठे रहे। अगर उन्होंने एक बार भी कहा होता इस प्रकार का खतरा है, अगर उन्होंने एक बार भी कहा होता आपने हमसे परमिशन क्यों नहीं मांगी, हम जाते क्या वहां पर? अरे अपने बच्चों को ले गए हैं, महिलाओं को ले गए हैं, क्या दरिंदों के सामने मौत के अंदर झोंकने के लिए ले जा रहे हैं? इतनी कॉमन सेंस नहीं है इन लोगों के अंदर। मेरी पत्नी गई है, मेरे बच्चे गए हैं और लोग गए हैं, सारे लोग जो थे मेरे ही तो बच्चे थे। ये भाव होना चाहिए उप मुख्यमंत्री का। वो गार्जियन हैं और वो बिना तथ्यों को जाने इस तरह की बातें करते हैं। हो सकता है आपका भी मुस्लिम वोट बैंक हो, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण में कृपया इतना आगे मत चले जाओ कि तुम्हें इतिहास माफ ना। आप कह रहे हैं कि बच्चे गए, महिलाएं गई वहां पर, लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की थोड़ी जो है। पुलिस किसको किसको देखेगी? 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी, 50-60 हजार पुलिस वाले क्या करेंगे? मैं समझता हूं पहले कम से कम इस बात को स्पष्ट कर लिया जाए, रिकॉर्ड ठीक कर लिया जाए, जानकारी दी गई थी या नहीं। और इसलिए मैं समझता हूं उन्हें अपना रिकॉर्ड ठीक कर लेना चाहिए। यदि वो मेरे पास आकर बात करेंगे, मैं उन्हें सारे सबूत दिखा सकता हूं, नंबर 1। नंबर 2, मैं मुख्यमंत्री की बात से सहमत हूं। इसीलिए जब मेरे को निशाना बनाया गया और आज कई पुलिस अधिकारी मेरे पास आए और मुझसे कहा उन्होंने आपको सुरक्षा देंगे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे कतई नहीं चाहिए, क्योंकि जो मेरे यात्रियों को सुरक्षा न दे सके वो मेरे को सुरक्षा देंगे। मैंने तो जिंदगी पूरी कर ली है भाई, बहुत काम कर लिया है मैंने, प्रभु की इच्छा होगी और कराएगा। लेकिन नहीं तो फिर हम तो वहां भी गोलियों के बीच में खड़े थे, बिना सुरक्षा के खड़े थे। इसलिए मैं समझता हूं यात्रियों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, ये उनको अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। तो प्रशासन और सरकार फेल है आपके मुताबिक?
प्रशासन तो निश्चित रूप से फेल था, सरकार, क्योंकि एडीजीपी से मेरी बात हुई, ममता जी, मैं नाम लेकर बता रहा हूं, और उन्होंने साफ कहा हमारे पास जानकारी थी कि गड़बड़ हो सकती है। तो मैंने पूछा उनसे, जब जानकारी थी तो क्या तैयारी थी? उन्होंने कहा मैंने 800 पुलिस वाले डिप्लॉय कर रखे थे। जरा कल्पना कीजिए कितनी बड़ी तैयारी है इन लोगों की। उस दिन दुकानें बंद थी, घरों पे पत्थर इकट्ठे थे। ये एक दिन की तैयारी में नहीं हो गया भाई, इस तैयारी के अंदर हफ्तों लगे होंगे। सारे मेवात को सील बंद कर दिया, ना पुलिस वाले आ सकते, ना हम बाहर जा सकते। ये सब कुछ दिन का विषय नहीं है। एक मोनू मानेसर का नाम ऐसे ही उछाला जा रहा है, ये सब बहाने हैं। असली मकसद हिंदुओं को जलाना था और फालतू की बातें करके। मोनू मानेसर कौन है सुरेंद्र जी? मैंने उनसे कहा एडीजीपी से, सुरेंद्र जी केवल आपकी नजर में, एक मिनट रुको भाई जी, पहले बात पूरी होने दो, जल्दी मत करो। जब एडीजीपी से मैंने कहा केवल 800 लोग, और उसमें होमगार्ड भी, जो पुलिस को देखते ही भाग, उनको दंगाइयों को देखते, दरिंदों को देखते ही भाग गए। मैं समझता हूं ऐसी पुलिस जिम्मेदारी का काम नहीं कर सकती, और उनको मेरे थोड़ी सी हॉट टॉक्स भी हुई। मैंने कहा आप लोगों ने कतई जिम्मेदारी से काम नहीं किया। अब आता है प्रश्न मोनू मानेसर। मोनू मानेसर हमारा कार्यकर्ता है, यस ही इज, और उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई दोष नहीं। वो गाय की रक्षा करता है संविधान के अनुसार। वो गौ हत्यारों के साथ नहीं खड़ा होता, वो गौ हत्यारों को बचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद पर आरोप नहीं लगाता, और इसलिए उसका नाम का दुरुपयोग किया भिवानी कांड के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री। सुरेंद्र एक मिनट रुको भाई ना प्लीज, आपने मुझे बुलाया। मैं बहुत ही माफी के साथ आपको बस 10 सेकंड के लिए मैं रोक रहा हूं। आपने मोनू मानेसर को कहा कि हमारा कार्यकर्ता है, ठीक। 5 महीने पहले नासिर जुनैद हत्याकांड में वो आरोपी है और पुलिस उसको ढूंढ रही है। फरार मेरे भाई ठीक कर लो रिकॉर्ड। नहीं है सर प्लीज, नहीं है, वो नहीं है। 1 सेकंड मैं पीसीआर से कहूंगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान प्लीज प्ले कीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं मोनू मानेसर के बारे में। प्लीज सर एक बार सुन लीजिएगा, आपसे इल्तिजा है, प्लीज सुन लीजिएगा, प्ले कीजिए पीसीआर। देखिए, जहां तक मोनू मानेसर की बात है, मोनू मानेसर के खिलाफ जो पिछला केस एफआईआर वो राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार को हमने कहा है कि जिस प्रकार की मदद उनको ढूंढने में हमारी चाहिए, मदद करेंगे, तैयार है मदद करने के लिए। अब वो चूंकि राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है, कहाँ है, कोई इनपुट्स हमारे पास अभी नहीं है, उनके पास है कि नहीं हम नहीं कह सकते। राजस्थान पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, हमारी मदद जितनी चाहिए उनको करेंगे। तो ये है मोनू मानेसर, अब आगे बताइए सर। मैं फिर कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी को भी अपना रिकॉर्ड ठीक कर लेना चाहिए, और यदि मेरी बात गलत मिलती है, जो चार्जशीट उन्होंने कोर्ट में सबमिट की है राजस्थान पुलिस ने, अगर उसमें मोनू मानेसर का नाम हो, तो जो सजा मोनू मानेसर के लिए है वो सजा मैं लेने के लिए तैयार हूं। तो यदि फांसी की सजा होगी, मैं फांसी के फंदे पर चढ़ूंगा, क्योंकि मैंने स्वयं वहां के डीजीपी का इंटरव्यू सुना है, वो चार्जशीट मैंने स्वयं देखी है, और उसमें मोनू मानेसर का नाम नहीं है, मोनू कोई और है जिसका नाम उसके अंदर है। अच्छा, ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ठीक है, उस कार्यकर्ता जो भी गलती पर है, तो उस कार्यकर्ता, सुरेंद्र जी, तो उस कार्यकर्ता को आप कहिए कि वीडियो पोस्ट ना करे, पुलिस के सामने आ जाए, जांच में मदद कर दे। एक मिनट भाई, 1 मिनट, बात पूरी होने दो, क्योंकि हमारी चर्चा मोनू मानेसर पर नहीं। और अगर मानो दोषी है और उसने कहा था आने के लिए, आप गोलियों से भून दोगे, आग लगा दोगे, चारों तरफ से घेर कर उनको मार दोगे? ये कौन सा इंसानियत का तरीका है? कानून को अपना काम करने दे, ये दरिंदगी के सिवाय कुछ नहीं है। और जो वहां के दरिंदों की मोनू के बहाने से दरिंदगी को डिफेंड करते हैं, मैं समझता हूं उस पाप के वो भी भागीदार, चाहे कोई भी। क्या इसके पीछे आपको लगता है कि मोनू मानेसर, एक मिनट, मोनू मानेसर ने बड़े साफ शब्दों में, वो लोग जिन लोगों ने यात्रा पर पत्थर फेंके, उनको कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़े हों। यहां पर डिबेट में एक बात निकल कर आई, सब कुछ चुनावी बिसात की वजह से हो रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चुनावी बिसात के तहत यह सब कुछ किया गया है? आपको क्या लगता है कि चुनावी बिसात के कारण हम अपने बच्चों को और अपनी जान को दांव पर लगाएंगे? ये केवल घटिया लोग ही आरोप लगा सकते हैं
कोई सुसभ्य समाज के लोग ये आरोप नहीं लगा सकते। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जिनके बच्चे मर जाते हैं, जिनके सुहाग उजड़ जाते हैं, उजड़े हैं ना। चुनावी लाभ ये गिद्ध देखा करते हैं, इंसान नहीं देखा करते। गिद्धों को लाश नोचने की आदत होती है। हमें लोगों को बचाने का अभ्यास है और उसी के लिए हम संगठन चलाते। अभी तक के पुलिस के रिकॉर्ड में सिर्फ चुनावी लाभ वो लोग ले रहे हैं। चुनावी लाभ वो लोग ले रहे हैं जो उन दरिंदों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वोट बैंक के कारण, और हमारे ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ 6 मौत हुई है, सिर्फ 6 मौत। आप अभी हमने कई लोगों पहले हमने आलोक जी को भी सुना था, वो कह रहे थे कि कई लोग मिसिंग हैं। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। क्योंकि अभी कुछ चीजों का आना बाकी है। हाँ। एक एम्बुलेंस जली थी, उसमें 2 कंकाल हैं कि 1 कंकाल है, और वो कंकाल किसके हैं ये डीएनए टेस्ट के द्वारा होगा। हमारे कुछ लोग मिसिंग हैं, ये बात ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो मर गए, क्योंकि ये कल्पना ही हमको कांपने के लिए पर्याप्त होती है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो सब बचकर वापस आए, इन दरिंदों के दांतों से निकल कर आए। और जिस तरह के ट्वीट वहां पर किए जा रहे हैं, ये मामन खान ने कल ट्वीट किया है कि मैं आपके लिए लड़ूंगा असेंबली से लेकर सड़क तक। किनके लिए लड़ोगे? इन दरिंदों के लिए। और मैं समझता हूं हर कांग्रेसी नेता, चाहे आपके चैनल में बैठे होंगे, वो सब इसके लिए जिम्मेदार है। मामन खां के ऊपर कौन सा एक्शन लिया आपने? उसको निकाल दिया है क्या पार्टी से? ठीक है, साफ धमकी दे रहा है, कल भी दी है। सुरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। कौशिक साहब, आपने पूरी बातचीत सुन ली। इन्होंने प्रशासन पर, पुलिस पर सवाल उठा दिए। ये वीएचपी का स्टैंड है। इन्होंने कहा कि भाई उनसे भी पूछिए ममन खान से, जो मैंने सवाल पहले किया। नहीं, हमने तो मना किया ही नहीं। हम तो ये कहते हैं कि भाई पुलिस हेट स्पीच बंद होनी चाहिए। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हेट स्पीच बंद होनी चाहिए। मैं तो कोई यात्रा निकले, पूरी रिकॉर्डिंग कीजिए, कौन कहां लेकर क्या जा रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम भी इसी बात को कहते हैं कि जब भाजपा मेवात को मिनी पाकिस्तान कहती है भाजपा के लोग, तो वहां पर हिंदू संगठनों की सुरक्षा की जिम्मेवारी क्यों नहीं ली बीजेपी ने? क्यों नहीं उन्हें सुरक्षा दी? कोई दिक्कत थी? आप अभी बीएचपी के जो नेता हैं उनकी बात आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे वहां पहले से ही दुकानें बंद थी, पहले से ही ये माहौल था, वो माहौल था। जब एक आम आदमी को भी वहां के माहौल की जानकारी थी, सोशल मीडिया पर तमाम तरह की भड़काऊ चीजें चल रही थी। और मैं तो ये कह रहा हूं कि मान लीजिए मेवात का मुसलमान ही जिम्मेवार है, तो भाई सरकार का कम जिम्मेवार है? अगर आप जानते बूझते हुए किसी समुदाय को ये इजाजत दे रहे हैं कि वो पत्थर फेंकें, गोली चलाएं, हाजी खान साहब, जो पत्थर, जिन्होंने पत्थर बरसाए, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? डबल इंजन की सरकार को हाजी भाई, जिन्होंने पत्थर बरसाए उनको कुछ कहना चाहेंगे? देखिए पृथ्वी जी, जो भी हमारे देश के संविधान के साथ धोखा करे, खिलवाड़ करे, उसके खिलाफ करे, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। यूँ होना चाहिए। अगर आप राष्ट्रभक्त हैं, मानवता है आपके अंदर, सरकार इसलिए चुनी जाती है कि राष्ट्र के लोगों की जान और माल की हिफाजत करे। वहाँ सैकड़ों गाड़ियाँ जल गई, तमाम 6 लोग मर गए, तमाम लोग हजारों, 100 सैकड़ों लोग घायल हैं। तो ये सरकार का फेलुअर है। यहाँ सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। 800 लोग, अगर 800 पुलिस, जैसा कि पहले 800 पुलिस वाले होते तो एक भी काम नहीं होता। देखिए अभी इतने ज्यादा वीडियोस चल रहे हैं ना, हम उसको दिखा नहीं सकते। कई मुस्लिम समुदाय की तरफ से लड़के ऐसे ऐसे वीडियोस भड़काऊ डाल रहे हैं, कुछ तो पहले से वायरल हैं, कुछ आज वायरल किए जा रहे हैं, हम उसको दिखा नहीं सकते। सर हम उनको कंडेम करते हैं और ये कहेंगे कि करो मेहरबानी, तुम ये जहर कहां से आ रहा है? कौन दिमाग में जहर डाल रहा है? क्योंकि ये इस वक्त आज की तारीख में ये जो मोबाइल है ना, लोगों को लगता है कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ये सब करके बड़ा मजा आता है। ये सबसे खतरनाक वेपन है। ये सबसे खतरनाक वेपन है। तो जरा आपकी तरफ से मैसेज जाए तो अच्छा लगेगा ना। देखिए मैं ये कहूँगा हरियाणा के लोगों से, मेवात के लोगों से, नूह के लोगों से, गुड़गांव के लोगों से, कि सोना के लोगों से, कि हम 75 साल से हिंदुस्तान में, मेवात में कभी झगड़ा नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है। 75 साल में पहली बार झगड़ा है। पहले भी हुआ था जब बाबरी मस्जिद गिरी थी, तभी मेवात के अंदर दंगे, इतना बड़ा दंगा कोई नहीं हुआ। अरे हुआ था भैया, आपको मालूम है? समय इजाजत दे रहा है। बहरहाल हम इसी उम्मीद के साथ इस डिबेट को यहां पर समाप्त कर रहे हैं कि हरियाणा में जहां हिंसा फैली वहां अमन चैन कायम हो, भाईचारा जैसे पहले था
वैसे ही बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आगे देखिए संपूर्ण राष्ट्र। अभितोष आ चुके हैं, करिश्मा भी बस आने वाली है, करिश्मा और अभितोष के साथ। शुक्रिया।